हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 9 का एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो है डेमोक्रेसी। आप लोग में से काफी सारे स्टूडेंट ने कई बार एक चीज सुनी होगी, या तो किसी इंसान के मुंह से, या कहीं आपने कभी न्यूज देख रहे होगे अपने फादर के साथ, तो आपने सुना होगा कि दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव द राइट्स। आपने ये लाइन कई बार सुना होगा कि वी दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव राइट्स। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने जो डेमोक्रेटिक वर्ड या ये डेमोक्रेसी जो आपने वर्ड कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द टर्म डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि क्या ये जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम पे, क्या ये अभी लेटेस्ट मतलब आजादी के बाद ही ये सब कॉन्सेप्ट आए हैं पिछले 100 सालों में? नहीं। ये जो डेमोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट हैं, देखो उस समय ये वर्ड नहीं हुआ करता था डेमोक्रेसी, लेकिन आपको इस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा आपको कहां? एंशिएंट इंडिया में। यानी कि आप ये जो कॉन्सेप्ट आज के समय जो आप पढ़ रहे हो, या से 1000 साल पहले एंशिएंट इंडिया में हम लोग करके छोड़ चुके हैं, फिर जाके लोगों ने वापस इस चीज को अपनाया। तो हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, एंशिएंट इंडिया में वो कैसी किस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट सिस्टम। यानी कि आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म में दो फॉर्म निकल के आता है, एक तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिसमें मैं आपको बताता हूं अभी कि इंडिया में आपको क्या प्राइम मिनिस्टर फॉर्म, सॉरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल के आता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास काफी पावर होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर ही मेन होता है। वहीं जो आपकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, उसमें प्रेसिडेंट के पास काफी पावर होती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग को मैं थोड़ा टाइम देता हूं सोचने का कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। काफी बार आपने उस इंसान का नाम भी सुना है, काफी फेमस है, काफी आपने उसको देखा होगा कि उसकी मीम भी बनती है, काफी पावरफुल भी है, और काफी पावरफुल नेशन का प्रेसिडेंट है वो। तो वहां पे आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा डेमोक्रेटिक सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि अराउंड द वर्ल्ड आपको कहां कहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के सेशन को शुरू करा जाए क्या? मजा आ रहा है ना? बेसिक चीज है, कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। आज से पहले ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। चलो अभी मैं बात करता हूं सबसे पहले किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं डेमोक्रेसी के बारे में समझाता हूं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब चलो बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां पे जहां पे जो जनता है, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग कॉमन लोग हैं, कभी कॉमन जनता है, जहां पे हमारे पास राइट हो अपने लीडर को इलेक्ट करने का। यानी कि वी हैव राइट टू वोट, वी हैव राइट टू चूज अ लीडर। यानी कि यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। यानी कि जहां पे भी, क्या मतलब आप मेरे से बोलना चाह रहे हो सर, जहां पे भी हम लोग जनता, जहां पे भी कॉमन लोग अपने लीडर को चुनते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो कहीं कहीं जगह देखो, बेसिक डेफिनेशन तो यही निकल के आती है। ये यानी कि ये बोलता है जहां पे जो आपकी गवर्नमेंट है, जहां पे आपके रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाएं, वो आपकी डेमोक्रेसी होता है। लेकिन चाइना में भी आपको ये चीज देखने को मिलती है कि चाइना में क्या होता है कि जो चाइना में आपके जो लीडर है, वो वहां पे भी आपके इलेक्शंस होते हैं, माने कि वहां पे भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में नहीं होते हर 5 साल में इलेक्शन, जहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से जीतते आ रहे हैं। ओके, सॉरी, 3 बार से। सेम चीज आपको देखने को मिलती है क्या चाइना में? चाइना में भी हर साल इलेक्शन होते हैं, हर साल नहीं मतलब हर बार इलेक्शन होते हैं। लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी हम बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपको क्या देखने को मिलेगा चाइना में, इफ आई टॉक अबाउट चाइना। अगर मैं सिर्फ चाइना की बात करूं, तो आपको अगर इलेक्शंस लड़ने हैं चाइना में,
तो वहां की जो सबसे मेन पार्टी है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आपको उस पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने को। तो क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट होगा? नहीं भाई यार, जो सबसे रूलिंग पार्टी है, जिसको कोई हटा ही नहीं सकता, सबसे मेन पावरफुल पार्टी है, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ रही है कि हमें एज अ कैंडिडेट हमें इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो एक बायसनेस हो जाएगी। अगर आप उस पार्टी को फेवर करोगे तभी तो वो पार्टी आपको चांस देगी इलेक्शन लड़ने का। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि चाइना में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां पे इलेक्शंस होते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी भाई इलेक्शंस होते हैं। आपको एक चीज बताता हूं, फन फैक्ट बताता हूं। जो आपको नॉर्थ कोरिया है, वहां पे भी आपको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पे एक चीज होती है कि नॉर्थ कोरिया में जो आपका किम जोंग है, जो आपके वो है नहीं, किम जोंग जैसे आपने लास्ट टाइम अभी थोड़े टाइम मीम देखी होगी कि मेरे खिलौने से भी कोई खेलो यार। वो बोलता है कि मेरे खिलौने से कोई खेलता नहीं है, लोग बोलते हैं नहीं भाई तू सच में चला देगा अपने खिलौने। तो वो बंदा, वहां पे इलेक्शन होता है, वहां पे पता है दो बूथ बनाए जाते हैं। जो इंसान उसके फेवर में वोट करता है उसका बूथ अलग होता है, यानी कि, और जो उसके अगेंस्ट में वोट करता है उसका बूथ अलग होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसके बूथ में, यानी कोई पर्सन उसके बूथ में अगर वोट करने जा रहा है, तो यू विल फाइंड आउट कि हाँ इसने इसके अगेंस्ट में वोट करा है। और उस व्यक्ति को, यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो उसके अगेंस्ट में वोट करता था, क्या तो उसको परेशान करते थे गवर्नमेंट, या तो उसको टॉर्चर करते थे, या तो उसको मार देते थे। यानी इतना उस बंदे का खौफ रहा है वहां पर किम जोंग का। और वो 97% वोट परसेंटाइल से वहां पर जीतता था हर बार। अभी भी उसने इलेक्शन करवाया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और दुनिया को दिखाया कि यस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। ओके। ओके। तो यहां पे आपको क्या निकल के आता है कि डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं, तो डेमोक्रेसी में आपको देखो, कोई आपके जो रूलर्स हैं, आपका जो रूलर है वो किसके द्वारा इलेक्ट करना होना चाहिए? इलेक्टेड बाय पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। यानी कि जो आपका रूलर निकल के आता है वो आपके पीपल, यानी कि कॉमन मास उसको इलेक्ट करे। अगर जब कॉमन मास उसको इलेक्ट कर रहा है, यानी जो पीपल उसको इलेक्ट कर रहे हैं, जिन पीपल्स की मैं यहां बात कर रहा हूं, यहां पे इनके पास होना चाहिए वोटिंग का राइट। और वोटिंग का राइट यानी कि हम वोट कर रहे हैं, सबका वोट एक होना चाहिए। यानी कि अगर कोई एक बंदा वोट कर रहा है तो उस एक बंदे का सिंगल वोट काउंट होना चाहिए। मेरी बात सुनना ध्यान से। यानी पीपल के पास होना चाहिए वोटिंग राइट, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कोई पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को वोटिंग का राइट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, इस जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मेरे एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, तो बिफोर 2005 वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट। यानी कि जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। अब क्या इसको मैं डेमोक्रेसी बोलूंगा? नहीं ना यार। देखो, इलेक्शन हो रहा है, वहां पे लोग वोट भी कर रहे हैं, लेकिन सभी सेक्शन, यानी कि हर किसी को वोटिंग का राइट होना चाहिए। यानी कि वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट, लेकिन आगे चल के हो गया ऐसा कि वुमेन्स को भी अलाउ करा गया फॉर वोटिंग। तो रूलर्स को इलेक्ट करना, सबसे साथ ही साथ रूलर्स को इलेक्ट करने के साथ साथ आपको क्या एक और चीज होना चाहिए, लोगों के पास अधिकार होना चाहिए वोटिंग का। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन या किसी पर्टिकुलर जेंडर को वोट करने का अधिकार ही ना हो, या किसी पर्टिकुलर कास्ट को वोट करने का अधिकार ना हो। तो क्या मैं उसको डेमोक्रेसी में काउंट करूंगा? नहीं, उसको मैं डेमोक्रेसी में काउंट नहीं करूंगा। उसके साथ साथ एक और पॉइंट निकल के आता है, मेरे एक और पॉइंट को देखना, कि जो आपका रूलर इलेक्ट हो रहा है, जो आपका रूलर इलेक्ट हो रहा है, वो फ्री एंड फेयर हो रहा है। मतलब फेयरली आप उसको इलेक्ट कर रहे हो, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही कहीं? क्या जो मैं इस अपने लीडर को इलेक्ट कर रहा हूं, क्या इसको इलेक्ट करने में कहीं आप पे चीटिंग वीटिंग तो नहीं हो रही है? हम्म। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो रूलर इलेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का जो लीडर रहे हैं, आपको देखने को मिलता है वो व्यक्ति जो था वो वहां पे इलेक्ट होता है। इलेक्ट होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि उस बंदे ने क्या बोलते कई सारी ऐसी चीटिंग करी, कई सारे चेंजेस लेकर आगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज में, कई सारे चेंज कर दिए ताकि वो पावर में बना रहे और उसको कोई हरा ना पाए। तो इलेक्शन अगर हो रहा है, अगर इलेक्शन हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि फेयरली होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो वो चीटिंग कर रहा हो, यानी कि जो लीडिंग पार्टी है, जो लीडिंग पार्टी है वो चीटिंग से बार बार जीत जा रही हो, लोग वोट भी कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा उनका वोट कहां जा रहा है। तो ये भी क्या बोलते
डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं होगा अगर यहां पे फेयरली इलेक्शन ना हो पाए। और लास्ट में जाके निकल के क्या आता है, एक सुप्रीम लॉ का होना। सुप्रीम लॉ का होना। अब सुप्रीम लॉ क्या होता है भैया? सुप्रीम लॉ, हमारे देश का सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी है उस चीज को अगर आपका रूलर फॉलो ना करे, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, ऐसा ऐसे चेंजेस लेकर आ जाए कि उसको पार्टी से कोई हटा ही नहीं सके, मतलब उसको कोई हटा ही नहीं पाया, और इतना पावरफुल बन जाए कि उसको कोई हटा ही नहीं पा रहा, उसने लॉ में चेंज कर दिए, तो फिर वो बंदा तो सबसे ऊपर है, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता, सुप्रीम पावर बन गया। लेकिन अगर आपका लॉ सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है, अगर लॉ को चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कुछ फंडामेंटल, देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा बोला जाता है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, वो एक लिविंग बॉडी है, उसके अंदर आप चेंजेस ला सकते हो, जब आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर, या आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी बस बेसिक बेसिक जान लो, लेकिन आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दिया है इस चैप्टर का, अभी हम चैप्टर में जाएंगे। अभी तो मैं आपको एक बेस बना रहा हूं कि चैप्टर में आपको क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसके बाद फटाफट आपका चैप्टर होता चले जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का, ओके, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये सबसे ऊपर है। अगर आप इस लॉ में, अगर आप इसमें बार बार चेंज कर दोगे, तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कहलाओगे, यानी कि आपका रूलर डेमोक्रेटिक कैसे होगा। सो विद दैट मैंने आपको एक बेसिक चीजें बताई कि आपको क्या क्या चीजें आपको डेमोक्रेसी के लिए रिक्वायर्ड होता है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्लास में एंड आगे चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या निकल के आता है, अंडरस्टैंडिंग द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, डिस्कस करते हैं। आइए, इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी, आओ चलो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी के ऊपर। अगर मैं बात करूं, नॉट merely a famous of government but way of life based on the values and principle, यानी कि डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक गवर्नमेंट को क्या एक मॉरल वैल्यूज फॉलो करने चाहिए, यानी कि ऐसे कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर मोरालिटी अपने अंदर रखनी चाहिए। साथ ही साथ इट शेप द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, यानी कि कंटिन्यूसली इट विल शेप द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। स्टेट यहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब क्या होगा यहां पे, गवर्नमेंट, ओके। यहां पे आप स्टेट, स्टेट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट समझना, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हो ना, जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, वहीं जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ वो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट है, ओके, इतना समझना, ठीक है। गिव पीपल द पावर टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, यानी कि डेमोक्रेसी के थ्रू आप लोगों को अधिकार देते हो, क्या लोगों को अधिकार देते हो किसमें पार्टिसिपेट करने में, गवर्नेंस में, सरकार बनाने में लोगों का काफी बड़ा हाथ होता है, यानी लोग ही बनाते हैं, हम ही लोग तो बनाते हैं सरकार कौन होगी कौन नहीं होगी, यानी कि लोगों को राइट देना, लोगों को चांस देना। साथ ही साथ बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट अमॉन्ग सिटीजन्स, यानी कि इसके थ्रू आप क्या लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आओगे, एक रिस्पेक्ट लेकर आओगे, एक इक्वालिटी लेकर आओगे। इक्वालिटी किस फॉर्म में, इक्वालिटी कैसे लेकर आओगे, जब हर इंसान का एक वोटिंग राइट होगा, यानी कि इक्वालिटी देखो, यहां पे अगर मैं लिखूं आपके लिए इक्वालिटी कैसे, जैसे कि आपके अंबानी जी हैं और यहां पे आपके राहुल सर हैं, ओके। अब हम दोनों की कंपटीशन तो है नहीं, अंबानी जी कहां बैठे है ना। अब आपको देखने को मिलेगा जो आपके अंबानी है वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है कंट्री के, वही राहुल शर्मा जो है, जो मैं हूं, तो हम दोनों का अगर वोट काउंटिंग होगी, यानी कि अगर हम दोनों वोट देने जाएंगे, अंबानी जी का भी एक ही वोट होगा, एक सिंगल वोट होगा, वहीं मेरा भी सिंगल वोट होगा, वो भी लाइन में लगेंगे, मैं भी लाइन में लगूंगा वोट देने को, हम दोनों के पास सेम राइट्स निकल कर आते हैं। यही होता है डेमोक्रेसी की पावर, कि रिच को भी सेम आपको देखने को मिलेगा कि वो भी, उसका भी एक ही वोट है, और जो पुअर है उसका भी सिंगल वोट है। ऐसा नहीं कि रिच कोई बहुत अमीर बंदा है तो उसके पास वोट के कई सारे राइट होंगे, यानी कि एक दो वोट डाल सकता है, नहीं, जो रिच है वो सिंगल वोट डालेगा और जो गरीब है वो भी सिंगल वोट डालेगा, ओके। साथ ही साथ
आपको क्या देखने मिलता है? मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आइए चलो बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब मुझे इतना लगता है मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतना बेस क्लियर कर दिया है कि उनके लिए अब ये सब चीजें काफी हद तक ईजी लगेंगी। तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में क्या निकल के आता है? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यानी कि अगर डेमोक्रेसी में मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में ही कि रूलर्स जो होते हैं आपके वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? कौन उन्हें इलेक्ट करता है? कॉमन जनता। कौन लोग? हम और आप। हम और आप ही तो इलेक्ट करते हैं। उसके बाद पीपल डू नॉट गवर्न डायरेक्टली। यानी कि आपको डेमोक्रेसी में क्या देखने मिलेगा? लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं करते हैं। यानी कि देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी में देखने मिलेगा पीपल क्या करते हैं? वोट करते हैं अपने लीडर को। वोट टू देयर। जब वो अपने लीडर को वोट करते हैं तो उनका लीडर जीतता है। जो भी उनका लीडर जीतता है, सपोज ए ये यहां पे जीत गया, अब ये क्या करेगा? ये पार्लियामेंट में लॉ बनाएगा। कहां पे? जो आपकी पार्लियामेंट है वहां पे ये क्या बनाएगा? लॉ बनाएगा। यानी कि हम लोग ने डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया, हम लोग ने डायरेक्टली क्या लॉ बनाया? क्या क्या हमने डज वी मेक लॉ डायरेक्टली? क्या हम सभी लोगों ने मिलके, क्या हम लोगों ने डायरेक्ट कानून बना दिया क्या? यानी कि जैसे कि हम सब, मतलब मैं अपने 10-12 लोग के साथ इकट्ठा होता हूं या मान लो काफी सारे लोगों के साथ इकट्ठा होता हूं, मैं सोचता हूं ये एक लॉ बनना चाहिए और हम सब डिसाइड करते हैं चलो ये लॉ बनना चाहिए और हम जाके लॉ बना देते हैं। क्या हमने डायरेक्टली गवर्नेंस में पार्ट लिया? क्या नहीं। हमने क्या करा? हमने वोट करा। हमने क्या करा? वोट करा। जब हमने वोट करा तो हमारा लीडर जीता। और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं हमारे जिले में यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पानी आए, तो हमने अपने लीडर को बोला कि यार हमारे यहाँ पानी चाहिए। वो पार्लियामेंट में जाके ऐसे कुछ चीजें करेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करेगा। कौन? हमारा लीडर। हमारा लीडर कौन है? ए। तो ये चीज आपको देखने मिलती है, यानी कि आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देखने को नहीं मिलता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर को चूज करते हैं अपने बिहाफ पे, यानी काफी सारे बड़े रीजन का एक लीडर आता है, यानी कि उन सभी लोगों का एक लीडर होता है जो जाके पार्लियामेंट में जाके कानून बनाता है या फिर कानून अपने लोगों के लिए लेकर आता है। ओके, यानी कि आपको देखने को मिलेगा पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शंस। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया है इसके थ्रू आपको समझ में आया होगा कि लोग किस तरीके से यहाँ पे गवर्नेंस करते हैं। उसके बाद द पावर अल्टीमेटली रेस्ट। द पावर अल्टीमेटली रेस्ट। उसके आगे चलो बात करते हैं अब आपका क्या निकल के आता है, इसको हमने देखा। अब आपके एक व्यक्ति निकल के आते हैं अब्राहम लिंकन, काफी फेमस है। इवन ये जो आपको देखने मिल रहा है ये कहते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट थे। आइए देखते हैं अब्राहम लिंकन 16 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो अब्राहम लिंकन थे ये डेमोक्रेसी के बारे में क्या बात करते हैं, आइए इनके बारे में भी देखते हैं। ये बोलता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या बोलते हैं ये? गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल। यानी कि अगर इनकी इस डेफिनेशन को देखी जाए डेमोक्रेसी की, तो मैं बस आपको पहली लाइन बताऊंगा, एक एक लाइन को अच्छे से देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ये बोलना चाहते हैं। अब ये सबसे पहली लाइन में बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि जो सरकार है, जो सरकार है बिलोंग्स टू द पीपल। यानी कि गवर्नमेंट, सबसे पहली लाइन की देखो क्या है बोले इन्होंने, गवर्नमेंट बिलोंग्स टू पीपल। जो सरकार है वो किससे बिलोंग कर रही है? पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। यानी कि दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। जो हम लोग हैं, हम लोग हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। यानी कि पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। यानी कि इनकी सबसे पहली लाइन जो इन्होंने बोली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट बिलोंग्स टू पीपल, यानी कि जो सरकार है वो हम लोगों से बिलोंग करती है एंड वी आर द सुप्रीम पावर। ओके, अगली लाइन को पढ़ो, बाय द पीपल। यानी कि बाय द पीपल, बाय द पीपल यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो सरकार है। दूसरी लाइन को अगर हम देखें तो आपका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है?
सेकंड पॉइंट बोल रहा है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू इलेक्ट हुई है? हम लोग के द्वारा। हम लोगों ने अपने लीडर को चुना है, यानी कि वी आर द सुप्रीम पावर। अगर हम चाहें कि ये बंदा वहां जाके हमारा लीडर नहीं बनना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहिए, तो देन वी विल नॉट वोट टू दैट पर्सन। और वो वहां पे जाके कैसे बैठ जाएगा जब तक हमने उसे वोट करा ही नहीं है। यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कितनी प्यारी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन बताते हैं। साथ ही साथ निकल के आता है फॉर द पीपल। यानी कि गवर्नमेंट का एक ही रूल, एक ही उनकी मॉरलिटी होती है, एक ही उनका कंडक्ट होता है कि लोगों के लिए काम करना, यानी कि बाय फॉर द पीपल, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि आपको यहां पे क्या निकल के आता है? गवर्नमेंट should work for the welfare of people। यानी कि हमारे भले के लिए सरकार को काम करना चाहिए। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं क्या, जो अब्राहम लिंकन ने बताई। ये कुछ चीजें हैं, देखो आप एनसीईआरटी को जितना एनालाइज करके पढ़ोगे ना उतना अच्छा है। तो आपको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहली लाइन मैंने आपको ये बताई। साथ ही बाय द पीपल, यानी कि सरकार किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुनी जाती है। और आखिरी में मैंने आपको बताया फॉर द पीपल, यानी कि हमारे वेलफेयर, हमारे अच्छे भले के लिए चीजें करेगी। वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल कौन करेगी? सरकार। जैसे कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छा हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये सब चीजें कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट करती है। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको किसने बताई थी? अब्राहम लिंकन ने बताई थी, जो हमारे 16th प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट, जो इन्होंने बोला सबसे पहली लाइन। अब देखो जो चीजें यहां पे मैंने आपको इतनी छोटी लाइन में बताई, ये सब चीजें आपकी डेफिनेशंस में लिखी हैं काफी ज्यादा। चलो उन सबको भी अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चूज फ्रॉम अमंग द पीपल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी गवर्नमेंट है इट इज मेड अप ऑफ, किससे बनी है? रिप्रेजेंटेटिव चूजन फ्रॉम अमंग द पीपल, यानी कि हम लोगों के द्वारा चुनी गई। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव कम फ्रॉम द पॉपुलेशन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या निकल के आता है? जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दैट दे आर कम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी कि हम लोगों के बीच से निकल के आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। कहो तो कभी आप भी अपने एरिया के एमपी एमएलए बन सकते हो, बिकॉज आप सभी लोगों के बीच से निकल के आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें लोगों के लिए जागती एक उम्मीद। भले ही आज के समय आपको देखते हुए कि इलेक्शंस में आपके नेता लोग काफ़ी सारी चीज़ें गलत करते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि मतलब दे डू करप्शंस, दे डोंट डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अपने ही वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे कई बार आपने लोगों को देखा होगा, कई सारे इलेक्शंस में अपने पार्टी वर्कर्स या फिर कार्यकर्ताओं को देखा होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे भी आपके लीडर्स रहे हैं। इवन आपके ऐसे ऐसे लीडर्स रहे हैं जो पार्लियामेंट साइकिल से जाते थे। दे जेन्युइनली वर्क फॉर द पीपल, वो ऑन ग्राउंड उतरते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे नेता बहुत कम है देश, बहुत कम, बट है आज के समय भी आज पे ऐसे नेता जो देश के लिए काम करते हैं। यानी कि कम्स फ्रॉम द पीपल, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कहीं कोई बाहर के एरिया से नहीं आए। लीडर्स आर द सिटीजन लाइक अस, जैसे कि यानी कि अगर आपको इंडिया में एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, विधायक, सांसद, जो आपके सांसद जी नहीं होते, ऐसे गाड़ी के लिखा होता है सांसद जी विधायक जी आ रहे हैं, तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का अगर वो बनना है आपको। तो साथ ही साथ चूजन टू रिप्रेजेंट आवर इंटरेस्ट, यानी कि उनको इसलिए चूज करा जाता है, उनको किस लिए चूज करा जाता है? हमारे इंटरेस्ट के लिए। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो भाई, बस उसके लिए हम चूज करते हैं। आज के समय वो भी नहीं हो रहा है, बट हाँ हम इसलिए उनको चूज करते हैं कि हमारी छोटी छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारे लिए अच्छी रोड प्रोवाइड करा दो, हमें अच्छा सा सैनिटेशन, यानी कि एक मेडिकल लाइफ मेडिटेशन सॉरी आपको अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दो, स्कूलिंग एजुकेशन बेसिक स्कूलिंग आपको अच्छी प्रोवाइड करा दो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, गवर्नमेंट बिलोंग टू द पीपल एंड एग्जिस्ट टू सर्व देम, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हम लोगों से बिलोंग करती है और हमारे लिए सर्व करने को रेडी है। ओके, उसके बाद निकल के आता है गवर्नमेंट बाय द पीपल।
गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो सेकंड लाइन वो बोलते हैं गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसा मैंने आपको बताया, जो सरकार है वो लोगों के द्वारा, यानी कि हम लोगों के द्वारा सिलेक्ट करी जाती है। साथ ही साथ पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो लोग हैं, हम लोग अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरकार अच्छे से वर्क ना करे, अच्छे से काम ना करे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको वोट नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, और नेक्स्ट ईयर दूसरी सरकार आके इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा पावर बिलोंग टू द सिटीजन, यानी कि इसमें मेन पावर किसके पास बिलोंग करेगी, सिटीजन के पास, नॉट द रूलर्स, यानी कि जो आपके लीडर्स हैं उनके पास पावर नहीं है। मेन पावर किसके पास निकल के आती है, सिटीजन के पास, हम आम जनता के पास पावर निकल के आती है। उसके साथ साथ देखने मिलेगा पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू द पीसफुल इलेक्शन, यानी कि लोगों के पास इतना अधिकार होता है, इतने राइट्स होते हैं कि दे कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट वर्किंग वेल। ओके, आगे स्लाइड पे मैं हूं, द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, यानी गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट फॉर द पीपल। जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट फॉर द पीपल में मतलब क्या निकल के आता है, जो सरकार है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसका मेन रोल क्या होता है, आपके वेलफेयर। इन देखो सरकार का, देखो ऐसा नहीं होता कि हम लोग सोचते हैं यार हम सरकार से कितनी सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं यार, कि रोड अच्छी नहीं है, हम लोग बोलते रहते हैं रोड अच्छा नहीं है, ये काम नहीं कर रहे हो यार, ये बेसिक चीजें हैं आपके लिए, सरकार का काम ही यही है। आजकल के लोग, आजकल के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, जो सरकार है वो खुद को बहुत पावरफुल समझती है। जो आपके नेता वेता लोग हैं वो अपने आप को आप देखते नहीं हो कभी भी आप रील पे कि कोई नेता ने किसी को ऐसे डांट दिया, ऐसे किसी को हड़का दिया, है ना, किसी बंदे की जमीन छीन ली, ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे केसेस निकल के आते हैं। बट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, दे आर योर सर्वेंट्स, ओके, यू आर द सुपीरियर, दे हैव टू सर्व यू, दे हैव टू सर्व फॉर योर वेलफेयर। जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी फुलफिल करना, क्योंकि भाई आप टैक्स देते हो, क्योंकि आप टैक्स देते हो तभी तो आपकी बेसिक चीजें फुलफिल हो पाती हैं। आप टैक्स देते हो, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, वो पैसा गवर्नमेंट का क्या फर्ज बनता है सरकार का, कि आपके ऊपर चीजों पे खर्चा करा जाए, आपकी हेल्थ, आपके आपके स्कूलिंग पे, इन सब चीजों पे खर्चा किया जाए, ना कि खुद की जेब भरी जाए। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता है कि हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑल, कि होता है कि लोग अपनी जेब भरना स्टार्ट कर देते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, यानी जो सरकार का मेन मुद्दा क्या निकल के आता है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इंश्योर जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल द सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट का क्या मेन निकल के आता है कि दे हैव टू जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट के, यानी कि सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई जेंडर को ऐसे बायसनेस ना लेकर आए, यानी कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए किसके बिहाफ से, गवर्नमेंट के पास से। सबको वो क्या दे, इक्वालिटी दे, सबको समान अधिकार। यानी कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है, तो वैसे थोड़ी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज कर पाएगी। यानी कि ऐसा हो कि सरकार बोल दे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन ने, इस पर्टिकुलर लोगों ने, इन पर्टिकुलर कास्ट के लोगों ने मुझे वोट कराया है, तो मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा हूं, जो मैं हॉस्पिटल बनवा रहा हूं, इन्हीं लोगों के लिए बनवा रहा हूं। नहीं, गवर्नमेंट में ये होता है, डेमोक्रेसी में आपको ये होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार बनवा रही है वो सबके लिए है, सबके लिए अवेलेबल है, सब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हर कोई उसको यूज कर सकता है। मेरी बात को समझना आप लोग। उसके आगे मैं आज बात करूं आपसे, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट आपके बेसिक जो राइट्स हैं, देखो आपको कई सारे राइट्स मिले आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। आपकी क्लासेस में जब आपके आएंगे राइट्स के बारे में, तो मैं आपको राइट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर आपकी क्लासेस में राइट्स के बारे में नहीं होगा, तो अभी आप जितना है बस इतना जान लो कि हाँ, आपको एक राइट्स मिले हुए हैं, कि आपको कुछ फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट टू एक्सप्रेस, यानी कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके थॉट्स, अपने अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो, यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। ऐसे कई सारे आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट, अ सिस्टम वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसा मैंने आपको बताया, पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू रेगुलर इलेक्शन। मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव जाके पार्लियामेंट या फिर आपके लोअर हाउस या फिर अपर हाउस में जाके बैठता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जैसा कि ये सब चीजें मैंने आपको बता दी कि जो आपका इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव जाता है, जो आपका चुना हुआ उम्मीदवार, जैसा चुना हुआ जिसको आपने वोट करा और वो आपका वो जीत गया, अगर आपका
आपका जो आपके एरिया का जो विधायक है, सांसद है, वो अगर जीत जाता है तो वो आपके बिहाफ पे जाके वहां पर डिसीजन लेगा ना कि अपने बिहाफ पे जाके डिसीजन लेगा। वो लोग, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या निकल के आता है, डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी डिसीजन एग्जिस्ट इन फैमिलीज थ्रू द ओपन डिसीजन, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन स्कूल विद इन द स्टूडेंट participation, equal participation in organization and political parties, encourage discussion and equal participation in all सेटिंग्स। यानी कि डेमोक्रेसी आपका क्या है, बियॉन्ड गवर्नमेंट, यानी काफी सरकार से काफी बड़ी चीज निकल के आती है डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी टर्म है काफी बड़ा टर्म है इफ यू लुक एट इट। यानी कि डेमोक्रेसी का देखो, डेमोक्रेटिक डिसीजन एग्जिस्ट इन फैमिलीज थ्रू आउट द ओपन डिसीजन, यानी कि आपके जो डेमोक्रेटिक डिसीजन है वो घर में भी आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो होता है, क्या बोलते हैं कि आपकी फैमिली में सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज होना चाहिए, और फादर आपके इंप्लीमेंट करते हैं पैसा देके। ऐसा होता है ना कि आपके घर में आप सभी लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन ले रहे हो कि नहीं नहीं यार, हमें घर कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा क्या लेना है, कैसे फाइनेंशियल चीजें मैनेज करनी है, दोनों डिसाइड करते हैं, फिर एक निकल के आता है जो सब चीजों को मैनेज करता है। तो काफी बड़ा बियॉन्ड है किसका, आपका डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी एज एन आइडियल, यानी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि डेमोक्रेसी के थ्रू आपके जितने भी सिटीजन्स हैं सबको एक इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ अलग राइट्स मिल जाए, कोई दूसरे अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है, बात करते हैं जैसे कि हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या पता कोई सरकार जो है वो मुस्लिम्स को ज़्यादा फेवर करना स्टार्ट कर दे और उनको ऐसे राइट्स देना स्टार्ट कर दे जो हिंदूज को नहीं मिल रहे हो, यानी कि आपकी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाए। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। यानी डेमोक्रेसी में आपको सबको इक्वल राइट, यानी सामान्य अधिकार निकल कर आते हैं। साथ ही साथ अपहोल्ड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल्स, यानी कि इट होल्ड रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल्स एंड डिग्निटी फॉर द इंडिविजुअल्स, इंश्योर जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यानी कि इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके साथ, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो यू हैव अ राइट कि आप उस बंदे के अगेंस्ट में केस करो और जाओ कोर्ट में, और आपको अधिकार, यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा वहां पर। ओके, कहां पे, इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि यहां पे आपको एक कोर्ट देखने को मिलता है जहां पे जजेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद निकल के आता है प्रमोट एक्टिवेट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, यानी कि प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ थ्रू डेमोक्रेसी। अब यहां पे क्या निकल के आता है, रोल ऑफ सिटीजन। रोल ऑफ सिटीजन, अब जो हम सिटीजन्स हैं, जो हम आम जनता है, जो हम कॉमन लोग हैं, हमारा क्या रोल निकल के आता है डेमोक्रेसी के अंदर। यानी कि हम लोग हैं, हम आप सभी लोग, जो जैसे कि मैं भी कॉमन बंदा हूं, आप सभी आई होप एक नॉर्मल व्यक्ति ही होंगे, तो हम सबका ये क्या रोल निकल कर आता है इन डेमोक्रेसी। अब चलो रोल को डिस्कस करते हैं, हमारा रोल को। सबसे पहला रोल, इट नीड टू डेमोक्रेसी नीड एक्टिव सिटीजन हु पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। अब देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, आज के समय आप देख रहे हो जो हमारी जेंजीज हैं, जो आपके जेंजी है ना, अब जेंजीज का क्या वोटिंग राइट हो गया है, काफी सारे जेंजीज को दे हैव वोटिंग राइट। यानी कि आपको इतना तो पता होगा ना, जो 18 साल के ऊपर होते हैं उनको वोटिंग का अधिकार होता है, दे हैव वोटिंग राइट। अब क्या होता है कि ये लोग, कहीं इलेक्शन हो रहा है, क्या अधिकांश मैक्सिमम ये लोग की थिंकिंग ऐसी है कि ये लोग जाके वोट नहीं करते हैं। आज भी आपको हमारे देश में देखने को मिलता है कि जो एक गांव का व्यक्ति है, जो गांव का बूढ़ा बुजुर्ग है, वो तक वोट करने जाता है ऑन अ साइकिल, लेकिन ये जो जेंजी है ये वोट करने नहीं जाते हैं। यानी कि ऐसे एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ सोसाइटी आपको देखने को मिलता है कि लोग वोट करने जाते हैं। इन लोग की थिंकिंग है कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा इन ऑल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपको जाना पड़ेगा वोट करने। ओके, ये सब चीजें आपको देखने मिलती है। यानी सिटीजन मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि जो सिटीजन है, यानी कि जो हमारे शहर के लोग हैं, जो सिटीजन है, उन लोग के पास बेसिक राइट्स होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास राइट्स हैं। सबसे पहला आपको देखो, सिटीजन है, दे मस्ट हैव सम बेसिक राइट्स। जब उनके पास राइट्स हैं तो उनको पता भी, दे शुड ऑल्सो नो अबाउट देयर राइट, कि उन्हें क्या क्या राइट मिले हैं। अब ऐसा क्यों,
अब आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे, अब आपको अपने राइट्स नहीं पता, अपने अधिकार नहीं पता, तो मान लो यार आपको कोई पुलिस वाला रोकता है और आपसे सीधे चालान मांगना शुरू कर देता है कि यार देखो तुमने ऐसा फाइन करा है, तुम गाड़ी में बैठ के कार में चल रहे हो, तुमने हेलमेट नहीं लगाया, तो इसका तुम्हारा चालान हो रहा है। यानी कि आपको अपने राइट्स या अपने लॉज नहीं पता, अपने कानून ही नहीं पता, या बेसिक चीजें आपको नहीं पता होंगी, तो यार आपको तो कोई भी बेवकूफ बना के चले जाएगा जब आपके बेसिक राइट्स नहीं होंगे। तो क्या होता है, सिटीजन को अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर उनको बेसिक राइट नहीं पता होंगे तो यार उनको तो कोई बेवकूफ बना सकता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा, सिटीजन मस्ट बी क्वेश्चन एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यानी कि जो सरकार है, दे हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि हमारे पास अधिकार है कि हम सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे क्यों नहीं हुई, या आप जो कर रहे हो ये क्यों नहीं कर रहे हो। यानी कि सिटीजन का क्या रोल निकल के आता है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर आपने अपने लीडर को चूज करा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछो कि हमने जो चीजें मांगी आपने क्यों नहीं करी। साथ ही साथ आप अपने राइट्स जानो, अपने राइट्स के बारे में जानो कि मेरे क्या फंडामेंटल राइट्स निकल के आते हैं, मेरे क्या मौखिक अधिकार बोलते हैं, क्या मेरे मौखिक अधिकार निकल के आते हैं, मेरे क्या बेसिक राइट्स निकल के आते हैं, मुझे पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद डेमोक्रेसी एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि डेमोक्रेसी इज नॉट अचीव वन फॉर ऑल, रिक्वायर कांस्टेंट एफर्ट टू स्ट्रेंथन द प्रैक्टिस। यानी कि डेमोक्रेसी एक बार में ऐसा नहीं हुआ कि आपने आज डिसाइड किया चलो हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं, नाउ वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं बोल दिया। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोन ने बोला कि नाउ वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने इलेक्शन कंडक्ट करा दिए। नहीं, इस एक चीज से इलेक्शन कराने से आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन जाते हो। क्या आपकी कंट्रीज में लोगों को फ्रीडम टू राइट टू स्पीक है? नहीं, वहां के लोग ऐसे खुला बोल नहीं सकते उस वक्त उस इंसान के अगेंस्ट में जाके, नहीं बोल सकते। यानी कि आपको कुछ बेसिक अधिकार, आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए आपके पास। साथ ही नीड टू कंटिन्यूस इंप्रूव डेमोक्रेटिक आइडियाज, यानी कि अपने आप को जो डेमोक्रेटिक आइडियाज है उनको कंटिन्यूसली आपको इंप्रूव करते रहना चाहिए। देखो डेमोक्रेटिक काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें कई सारे चेंजेस आते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आगे भी कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे डेमोक्रेसी में। ओके, उसके बाद डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूस जर्नी टू वांट टू बेटर गवर्नमेंट, यानी कि इट इज अ बेस्ट जर्नी, यानी इट इज अ बेस्ट पार्ट कि अगर आपको कोई अच्छी सरकार चाहिए, एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए आपके पास? डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब क्या निकल के आता है यहाँ पे? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फीचर क्या बोल रहा है? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब क्या है यहाँ पे? ये बोल रहा है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। अब ये चीज देखो आप, सबसे पहला उसने बोला था मेजर जो डिसीजन है, बाय इलेक्टेड लीडर। अब क्या है देखो, यानी कि बोल रहा है जैसे कि जो हम लोग कॉमन लोग हैं, जो पीपल हैं, पीपल ने जिसको वोट करा, पॉइंट ए ये जो जीता है, ये वो लोग चाहते हैं कि ये उनके बिहाफ पे डिसीजंस बनाए। ये क्या चाहते हैं? ये उनके बिहाफ पे डिसीजन टेकिंग करे, यानी कि वहां पे जाके डिसीजन ले कौन? ये बंदा। ठीक है, जो आपका पीपल ए है, ये दे वांट कि जो पीपल ए है ये आपके सारे वहां के डिसीजन बनाए। लेकिन क्या होता है, अब मान लो आपको पाकिस्तान का एग्जांपल मैं देता हूं। पाकिस्तान में आपको क्या देखने को मिलता है? आप कभी पाकिस्तान के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे मिलिट्री के पास सुपीरियर पावर है। तो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां के जो आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ ने उसको हटाया और और प्राइम मिनिस्टर को वहां से हटा दिया। आपको एक बार देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर सॉरी, पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं करा है, उसको बीच से ही हटा दिया जाता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा वहां पे उसका जो आर्मी चीफ है वो जाके वहां पावर में आता है, सुप्रीम पावर में आता है और वो लोगों के बिहाफ पे जाके डिसीजन लेने लगता है। यानी कि पाकिस्तान में क्या लोगों ने इलेक्ट करा, पीपल इलेक्टेड नवाज शरीफ। लोगों ने किसको इलेक्ट करा? नवाज शरीफ को। लेकिन क्या होता है वहां का आर्मी चीफ टेक कंट्रोल, जो आर्मी चीफ है वहां पर सारा कंट्रोल ले लेता है अपने बिहाफ पे।
यानी कि अब क्या, यहां के डिसीजन कौन बना रहा है? नाउ द डिसीजन आर टेकन बाय आर्मी चीफ। नाउ द डिसीजन आर टेकन बाय आर्मी चीफ। अब ये इंसान वहां के सारे डिसीजन ले रहा है, वहां के सारे कानून बना रहा है, लेकिन लोगों ने किसको चुना? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ जो थे उनको चुना। लेकिन ये बंदा उसको हटाता है, सुप्रीम खुद को पावर में लेकर आता है, और ये अब वहां के डिसीजन बनाना स्टार्ट करता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने मिले? क्या ये फीचर निकल के आता है डेमोक्रेसी का? मेजर फीचर, मेजर डिसीजन आर इलेक्टेड लीडर। यानी सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट समझाया कि सबसे पहला पॉइंट क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको, कि जो मेजर डिसीजन है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो किसके द्वारा हो? जो लोगों ने जो अपना लीडर चुना है, वो सारे डिसीजन ले। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आता है, आइए इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग। यानी कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो आपका फाइनल डिसीजन, जो बंदा फाइनल डिसीजन बना रहा है, वो पावर किसके पास होनी चाहिए? जिसको लोगों ने चुना है। सेकेंड पॉइंट को अगर हम देखें, पीपल इलेक्ट लीडर टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। यानी कि जो लोग जिसको चुन रहे हैं, वो उसको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो डिसीजन लेगा, वो कानून बनाएगा अपने बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप कई सारे लोग देख रहे हो, इन सभी लोगों का एक लीडर चुन के आया है। अब वो लोग चाहेंगे कि यही बंदा सारे इनके कानून बनाए, सारे इनके बिहाफ पे डिसीजन ले। दे डोंट वांट कि इसको रिप्लेस करके कोई और बैठ जाए, और फिर वो क्या बोलते हैं, डिसीजन बनाना या फिर पावरफुल या फिर कानून बनाना स्टार्ट कर दे। ओके, लीडर आर अकाउंटेबल टू पीपल हु इलेक्ट देम। साथ ही डिसीजन आर मेड थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यानी कि जो आपके डिसीजन होते हैं, जो भी आपके कानून होते हैं, एक डेमोक्रेटिक, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। कोई भी लॉ पास होता है ना, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। आपकी हायर क्लासेस में आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएंगी कि कोई कानून या कोई लॉ कैसे बनाया जाता है। वो मैं आपको बता दूंगा आपको आगे चल के। मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे पार्लियामेंट में लॉ बनता है, जुडिशियल, फिर जुडिशरी जो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको रिव्यू करता है, फिर आपका कैसे धीरे धीरे करके कानून पास हो जाता है। ऐसे कई सारे आपको वो बीच में आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं किसी कानून को बनाने के लिए। तो ये तो आपको हायर क्लासेस में देखना है। सो इफ आई टॉक अबाउट इंडियाज एग्जांपल, अगर इंडिया के एग्जांपल के तौर पे देखोगे आप लोग, तो इंडिया के एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिलता है? अरे, पेन का कलर चेंज करना है। डिसीजन टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगा, जितने भी आपके डिसीजन मेकिंग हो रही है, जितने भी लॉ बनाए जा रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहा है? आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या है? सरकार का हेड और इलेक्टेड बाय द पीपल। यहां पे मैं एक लाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि जो जो लाइन बोलती है इलेक्टेड बाय द पीपल, यहां पे एक्चुअल लाइन क्या होनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर आप देखोगे तो जैसे कि हम लोग हैं पीपल, जिसको मैं बोलना चाहूंगा अच्छे से कॉमन मास, जो आम जनता है, वो लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं। वोट करने से क्या, उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके बैठता है। अब जो इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि एक पर्टिकुलर रीजन का, फॉर एग्जांपल एक रीजन लिया मैंने ए, फॉर एग्जांपल इस सिटी का नाम है झांसी। यहां पे आपकी एक लोकसभा सीट निकल कर आती है। यहां पे आपको कितनी? एक लोकसभा सीट देखने को मिलेगी, और एक एक सीट पे जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, यहां के सभी लोग मिलके इस रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। यानी कि एक, यहां के सभी लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएगा आपका। और यहां पे ऐसे आपके कई सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होंगे अलग अलग रीजन के, और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके किसको? अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। इस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर को चूज करा जाता है। इसका एक काफी एक प्रोसेस होता है जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, बट ये एक तरीका होता है आपके प्राइम मिनिस्टर को चूज करने का देश के। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एक पीपल देखने को मिलेंगे, कॉमन लोग देखने को मिलेंगे। वो लोग वोट करते हैं और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव होता है एक पर्टिकुलर प्लेस से आता है, एक पर्टिकुलर जगह से निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जगह का नाम लिया झांसी, और इस पर्टिकुलर प्लेस से जो रिप्रेजेंटेटिव निकल के आया, जैसे ये व्यक्ति निकल के आया, तो ये यहाँ पे ऐसे कई सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके अपना एक प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, जो क्या होता है? सरकार का हेड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। साथ ही मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द सिटीजन थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जो भी आपके जो रिप्रेजेंटेटिव जो सिलेक्ट हो रहे हैं,
उसको सिलेक्ट करने का तरीका हमेशा फ्री होना चाहिए और फेयरली होना चाहिए। यानी फ्री यानी कि एक प्रॉपरली बिना चीटिंग के, और सबको अधिकार होना चाहिए वोटिंग का, और सबको उनके अगेंस्ट में, यानी कि जो उनकी अपोजिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उनके पास भी राइट होना चाहिए वोट मांगने का, रैलियां करने का, यानी प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ओके। और ये सब चीजें पॉसिबल किससे हो पाता है? जो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? आपके इलेक्शन कमीशन जो है, या आपका इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे निकल के आता है कि यूएसए का एग्जांपल, डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट एंड द कांग्रेस। यानी कि यूएसए में आपको देखने को मिलेगा जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो कौन लेता है? आपका प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड कांग्रेस इज द लेजिस्लेटिव बॉडी विद इन द इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव। अब वहां के जो आपकी, जो यहाँ पे हम लोकसभा बोलते हैं, वहां पे के लोकसभा को क्या बोला जाता है? वहां पे जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है उनको क्या बोला जाता है? कांग्रेस। क्या बोला जाता है? कांग्रेस। और प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस वहां पे मिलके काम करते हैं। ओके। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल निकल के आता है यूएसए, जहां पे प्रेसिडेंट के पास मेन पावर होती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हुई यहाँ पे, तो डेमोक्रेसी रिक्वायर फ्री एंड फेयर कॉम्पिटेटिव इलेक्शन। यानी कि डेमोक्रेसी के लिए होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आती है कि आपका यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर कंपटीशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ फ्री एंड फेयर, यानी कि यहाँ पे कोई चीटिंग ना हो, जैसे कि रूलिंग पार्टी कोई चीटिंग ना कर पाए। और इस सब चीजों को मैनेज कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन। कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन। साथ ही साथ आपका एक व्यक्ति निकल के आता है, रॉबर्ट मोएबे। रॉबर्ट मोएबे, मोयाबे। तो ये जो बंदा है रॉबर्ट मोयाबे, ये कौन? ये जिम्बाब्वे का आपका लीडर था। एंड इसने जब जिम्बाब्वे जब आजाद हो रहा था, जिम्बाब्वे, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि 1980 में इसको इंडिपेंडेंस मिलती है। तो ये एक रूलिंग पार्टी थी जो वहां पे इंडिपेंडेंस पाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जब जिम्बाब्वे आजाद होता है। देन यू लुक एट दैट, तो आपको समझ में आएगा कि इस बंदे ने, वहां पे हर साल आपके इलेक्शन देखने को मिलेंगे, आपको प्रॉपर इलेक्शन देखने को मिलते हैं वहां पे जिम्बाब्वे में। लेकिन ये पार्टी, इसकी जो पार्टी है, कभी आज से हारी नहीं है। क्यों नहीं हारी है? क्योंकि ये हमेशा क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आ जाता है। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को काफी हद तक बदल देता है जिससे इसको फायदा हो। यानी कि लॉ को चेंज कर देता है, यानी कि यहाँ पे लॉ सुप्रीम नहीं है। तो यहाँ पे आपको काफी चीटिंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखने को नहीं मिलता है। यानी कि सिटीजन मस्ट बी फ्री टू चूज अमॉन्ग द डिफरेंट कैंडिडेट। यानी सिटीजन के पास पूर्ण अधिकार, यानी फुल राइट्स होना चाहिए कि किसको उन्हें अपना लीडर चूज करना है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। साथ ही साथ सारे सिटीजन को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे सिटीजन के पास इक्वल राइट है अपने इलेक्शंस में खड़े होने का। यानी कि जैसे कि आपके अंबानी है, और साथ ही साथ मैं हूं, मैंने आपको बताया कि उनके पास भी राइट है इलेक्शन में जाके वोट करने का, साथ ही साथ मेरे पास भी राइट है वोट करने का। उनके वोट का ही वैल्यू एक है, मेरे वोट का ही वैल्यू एक है, जो हमें दर्शाता है कि एवरीवन हैज इक्वल राइट्स। ओके। साथ ही इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट बॉडी आपको देखने को मिलती है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके। उसके बाद इलेक्शन इलेक्ट्रोल कंपटीशन, यानी कि सिटीजन मस्ट बी फ्री टू चूज अमॉन्ग द डिफरेंट कैंडिडेट। यानी कि अब आप लोगों को देखने को मिलता है जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी आपके सिटीजन्स हैं यहाँ पे, जो देश के लोग हैं, उनके पास पूर्ण अधिकार है, यानी कि दे हैव राइट टू चूज देयर लीडर। यानी कि उन्हें यह भी अधिकार है कि उन्हें अपोजिशन को वोट करना है या रूलिंग पार्टी को वोट करना है। उन्हें कोई ऐसा मेंटल प्रेशर नहीं होता कि अगर रूलिंग पार्टी को वोट नहीं करा तो यार वो लोग मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे। ओके। साथ ही साथ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। यानी कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि तीन ही पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगी या चार ही पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगी, ऐसा नहीं होता है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे उतनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाओ और आप इलेक्शन लड़ने जाओ, तो आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है। यानी अपोजिशन पार्टी मस्ट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट। यानी कि जो आपकी अपोजिशन पार्टी, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे, जो आपकी अपोजिशन पार्टी है,
अपोजिशन पार्टी को भी फुल परमिशन है कि वो अपनी रैली कर सकती है, जहां चाहे वो अपने कैंपेन चला सकती है, और साथ ही साथ वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। दे हैव राइट, एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इनटू इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी को अलाउ ही नहीं कर रही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, वरना यहाँ पे तो चाइना हो जाएगा, चाइना वाला सीन। कि चाइना में जो अगर आप अपोजिशन पार्टी के हो और अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको रूलिंग पार्टी से आपको क्या परमिशन लेनी पड़ती थी, कि आपको रूलिंग पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। अब जो पार्टी उसके अगेंस्ट में जाकर कैंपेन चलाएगी, तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उसको अलाउ ही नहीं करेगी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। यानी कि अपोजिशन पार्टी को भी यहाँ पे फुल राइट्स होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को। साथ ही साथ निकल के आता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि एवरी एडल्ट सिटीजन हैज वन वोट, यानी कि जितने भी लोग 18 प्लस हैं उनके पास एक अपना खुद का एक वोट है। साथ ही साथ ईच वोट हैज इक्वल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस। जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्लासेस में, मतलब थोड़ी देर पहले, कि जो आपका अंबानी है और साथ ही साथ मैं हूं, हम दोनों का स्टेटस काफी डिफरेंट है। वो बहुत ज्यादा रिच है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, एंड आई एम अ मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। तो आई एम अ मिडिल क्लास इंडियन बॉय, सॉरी। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मैं हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है अंबानी जितना, लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास एक वोट का राइट है। उनके पास भी एक वोट का राइट है और मेरे पास भी एक वोट का राइट है। यानी कि हम दोनों के पास सिंगल सिंगल वोट का राइट है और हम दोनों वोट कर सकते हैं और हमारे वोट का वैल्यू भी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो वोट करने जा रहे हैं तो उनको 5-6 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और मेरे को एक ही वोट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हम दोनों को सिंगल या इक्वल वोटिंग राइट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड पावर, यानी कि इसके आपको क्या निकल के आता है, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी तरह का आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलता है दो लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और पावर। ओके। साथ ही साथ द प्रिंसिपल इज नोन एज पॉलिटिकल इक्वालिटी। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके। साथ ही साथ अब बात करें अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी की, एवरी सिटीजन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी की हम बात करूं मैं आपसे, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि एवरी सिटीजन, जितने भी सिटीजन है, सबके पास अपने पॉलिटिकल राइट्स हैं। यानी कि सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी कि आपको कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। अब सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस यानी कि कोई बंदा बहुत गरीब है, कोई कौन सा रिलीजन, फॉर एग्जांपल कोई हिंदू है, आपके पास भी वोट का राइट है। मुस्लिम्स के पास भी वोट का राइट है। साथ ही साथ आपके पास आपकी कास्ट नहीं देखी जाएगी कि कौन सी कास्ट से हो। आपका जेंडर नहीं देखा जाएगा कि आप कौन से जेंडर से हो तो आपको वोट करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी वेल्थ मैटर नहीं करती है इन सब चीजों में। यानी कि यू ऑल आर इक्वल, यानी कि आप सब इक्वल हो, आप सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है। राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर ऑल अडल्ट सिटीजन, ठीक है। यानी कि अगर आप 18 प्लस हो, यू हैव दैट राइट टू वोट। ओके। उसके बाद निकल गया था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बताना चाहता है कि दैट रूल ऑफ लॉ बताना चाहता है कि देखो भैया, कि जो गवर्नमेंट के पास नहीं चाहते कि सुप्रीम पावर आ जाए। यानी कि अगर मान लो किसी इंसान के पास सुप्रीम पावर आ जाए, जैसे सरकार है, सरकार के पास बहुत पावर होती है, लेकिन अगर सरकार को कोई कंट्रोल में ही ना रखने वाला हो, जैसे कि हम लोग के ऊपर तो सरकार है, यानी सरकार सबको कंट्रोल कर रही है। भाई पर सरकार को कौन कंट्रोल करेगा? यानी कि गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करेगा भाई? अगर कोई गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो भाई गवर्नमेंट तो सुप्रीम पावर बन जाएगा, कोई किसी की नहीं सुनेगी गवर्नमेंट। तो यानी कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है आपकी एक रूल बुक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? सुप्रीम लॉ है। यानी कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट की पावर को लिमिट्स करता है। क्या करता है ये? लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सरकार की पावर को ये क्या लिमिट्स में रखता है। यानी कि एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि सरकार को बोलता है कि भाई तुम अपने रहो दायरे में, यानी कि तुमको अपने दायरे में रहना चाहिए, अपने दायरे से बाहर मत जाओ। कौन बताना चाहता है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके बाहर बैठा हूं मैं। यानी कि अगर सरकार आपके सिटीजन राइट्स को वायलेट करती है, यानी कि आपके राइट्स को वायलेट करती है, तो आपका रूल बुक उसको रोकता है।
आपके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करके रखा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपके बेसिक राइट्स आपको मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल एंड लॉ। नो वन इज अबव द लॉ, नॉट इवन द गवर्नमेंट। यानी कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कि सरकार भी कानून के ऊपर नहीं है। यानी कि जो आपका लॉ है सुप्रीम होना चाहिए। जैसे कि मैंने जिम्बाब्वे का एग्जांपल बताया था आपको, तो जिम्बाब्वे में आपको क्या देखने मिलता है? वो बार बार अपने देश का कानून बदल देता था ताकि वो इलेक्शन में बना रहे पावरफुल। लेकिन अगर आपको ये चीज इंडिया में देखने मिली कि आप इसको डेमोक्रेसी बोलोगे, यानी कि अगर आपका लॉ ही, अगर आप बार बार सरकार बदल दे, कोई सरकार पावर में आए और लॉ को चेंज कर दे, वो ऐसा लॉ बना दे कि सरकार कभी हटे ही ना, तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। तो सेम चीज को अवॉइड करने के लिए आपका एक सुप्रीम लॉ बनाया गया जिसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन एंड ऑफिशियल्स। यानी कि ये जो कानून बनाया गया है सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हुआ, इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी दी गई। यानी कि सारे सिटीजन के ऊपर ये कानून लगता है, साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल, जितने भी सरकारी बाबू हैं, साथ ही ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर भी ये सुप्रीम लॉ वर्क करता है। प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। यानी कि सरकार की जो पावर है उसको, सरकार अपनी पावर को मिसयूज ना करे। साथ ही साथ जो प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट, यानी कि जो आप आम जनता है, हमारे हमें जो बेसिक राइट्स मिले उसको प्रोटेक्ट हम किसके थ्रू कर पाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ओके, अब निकल के आता है आपका क्या? फंडामेंटल राइट्स। क्या निकल के आता है? फंडामेंटल राइट। यानी सबसे पहला फंडामेंटल राइट आपको क्या बताया? फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है कि यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। यानी कि राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन फ्रीली। यानी कि आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने ओपिनियन खुल के दे सकते हो। यानी कि देखो, एक टाइम ऐसा था, मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, कि जो आपका यूरोप है, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा 17 बिफोर 17, बिफोर 1000 बीसी, अराउंड एट द टाइम ऑफ 1000 बीसी, यू विल सी इन यूरोप कि वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे चर्च का डोमिनेशन था। 1000 सी, सॉरी 1000 सी, मैंने बीसी बोल दिया, 1000 सी। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा चर्च का डोमिनेशन होता था वहां पर। यानी कि लोगों को कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं था। चर्च ने अगर बोल दिया धरती चपटी है, चर्च ने अगर बोल दिया धरती चपटी है, तो चपटी है। यू कांट रेज योर वॉइस अगेंस्ट द चर्च, यू कांट इवन क्वेश्चन इट कि ऐसा क्यों है। तो काफी टाइम तक लोगों ने चर्च की बातों में बिलीव रखा। यानी कि उनको अधिकार नहीं था, अगर वो अपनी थॉट्स लेकर आते थे तो उनको मार दिया जाता था। अगर उनको मार दिया, यानी कि उन लोगों को क्या नहीं है? राइट टू स्पीच नहीं है, फ्रीडम टू स्पीच नहीं है उन्हें। यानी कि अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप अपने थॉट्स, अपनी बातों को रख सकते हो। साथ ही साथ आपको देखना राइट टू एक्सप्रेशन, यानी राइट टू एक्सप्रेशन, यानी शेयर आइडियाज विदाउट एनी फियर। यानी कि आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यूरोप में जो चर्च का जब डोमिनेशन था तो लोग अपने आइडियाज नहीं रख पाते थे, यानी लोग खुल के बोल नहीं पाते कि नहीं धरती चपटी नहीं गोल है। लेकिन आगे चल के लोगों ने हिम्मत उठाई और चर्च को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते। वो सब आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद निकल के आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करूं, राइट टू फॉर्म ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपके पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है दैट यू कैन मेक एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी ग्रुप, एंड यू कैन आल्सो मेक योर ओन पार्टी। ओके, जो जिसको आप इलेक्शंस में खड़ा कर सकते हो। साथ ही साथ अपने कोई भी एनजीओ खोल सकते हो, कैसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा दीज राइट इंश्योर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। इन राइट्स के थ्रू आपको इतना इंश्योर कराया जाता है कि जितने भी सिटीजन है, आम जनता, वो डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व रहे, वो सरकार को क्वेश्चन पूछ सके, वो सरकार के अगेंस्ट जाके कैंपेन कर सके, सरकार के अगेंस्ट जाके सरकार कोई चीज गलत करती है तो उसकी निंदा, यानी कि उसको बुरा बोल सके। ये सब राइट्स हमें किसके मिले हैं? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। ओके, दीज आर अ फंडामेंटल राइट। अब निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स, लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट। यानी कि जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यानी कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हिसाब से वर्क करना चाहिए। देखो क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगी, सॉरी, गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के हिसाब से नहीं चलेगा। यानी कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी तो इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तभी तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है।
क्योंकि अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ डिफाइन भी नहीं करा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच इज वेरी गुड, कि हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए, रिजिडिटी हमेशा नहीं रहनी चाहिए। सोसाइटी कीप चेंजिंग, यानी कि जो हमारी सोसाइटी बदलती रहती है समय के साथ-साथ, उसी के साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लाने चाहिए। लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। साथ ही साथ प्रिवेंट मिसयूज पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जैसे गवर्नमेंट है अपनी पावर का मिसयूज ना कर ले, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स लगाता है किस पे, गवर्नमेंट की पावर पे। साथ ही साथ प्रोटेक्ट सिटीजन राइट फ्रॉम आर्बिट्री एक्शन, यानी कि जो सिटीजन है, जो आपके सिटीजन, जो हम आम जनता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है कि आर्बिट्री एक्शन, यानी कि आर्बिट्री यानी कि ऐसा इस पे शक हुआ, इस पे मुकदमा चला दो, इसको गिरफ्तार कर लो, इस पे शक हो रहा है हमारे अगेंस्ट में जाके कुछ करेगा, इसको गिरफ्तार कर लो। अगर सरकार चाहे, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो सरकार ये तक कर सकती है कि अगर आप उनके अगेंस्ट में जाके वॉइस रेज कर रहे हो तो आपको उठा लेंगे भाई। तो ये सब चीजें आपको आर्बिट्री एक्शन से बचाने के लिए सरकार ये करती है कि आपके उसने कुछ बेसिक राइट्स बना रखे हैं। सरकार पे लिमिट रखा लगा रखी है, जो चीज सरकार नहीं कर सकती है। कौन? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर एंड लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि सरकार की पावर क्या है, गवर्नमेंट की पावर क्या निकल के आती है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट से क्या लिमिट्स हैं, कि कौन सी बाउंड्रीज को गवर्नमेंट को क्रॉस नहीं करना है, अपनी दायरे में रहना है, ये तक बताती है सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को, कि आपको अपने दायरे में रहना है। साथ ही साथ आपकी पावर क्या है, आपके पास क्या क्या पावर है सरकार के पास, वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। ओके। उसके बाद निकल के आता है रूट्स टू डेवलप, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज यहां से शुरू हो रही है। अब हम लोग देखो, हमने एक पोर्शन कवर कर लिया। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी तक की क्लास में मैंने आपको समझा दिया अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, हमने अभी तक क्या समझ लिया है, इसको पढ़ो। अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स, हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को सबसे पहले हमने पढ़ा। ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब हम समझेंगे रूट इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन इतिहास में डेमोक्रेसी के से बारे में आपको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। यानी कि जो डेमोक्रेसी, जो हम टर्म कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट हमेशा से सोसाइटी में था, या ये कॉन्सेप्ट अभी नया नया आया है, ये चीज को हम समझने जा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको देखने को मिलता है क्या, कि जो डेमोक्रेसी वाले कॉन्सेप्ट है, उससे हजारों साल पहले आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है। आइए चलो डिस्कस करते हैं। बात करूं अगर मैं यहाँ पे, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, जैसे मैंने बताया, एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो आपको मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, जैसे प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे पहले भी आपका एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन हुआ करता था हमारे इंडिया में। यानी कि एंशिएंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूड सभा, जैसे एंशिएंट इंस्टीट्यूशन आपके कौन से निकल के आते थे, जैसे कि आपकी सभा, समिति एंड द गना। इंपॉर्टेंट है, जान लो भी मेरे साथ, सभा, समिति एंड गना, यानी कि encourage कंसल्टेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यानी कि यहां पे क्या होता था, जो आपकी सभा है, समिति है, यहां पे कई सारे लोग, यानी कि कई सारे लोग एक जगह गैदर होते थे और मिलके डिसीजन लिया करते थे। डेमोक्रेसी में भी तो यही होता है कि आपके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठा होते हैं एंड वो आपके लिए कानून बनाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं क्या, सभा, समिति एंड गणाई, यानी कि आपको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है आज से काफी साल पहले एंशिएंट इंडिया में। अब थोड़ा सा हम जानते हैं ऐसी चीजों को डिटेल में जाके। सबसे पहले आपका क्या निकल के आता है, एंशिएंट डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, यानी एंकरेज कंसल्टेशन अमॉन्ग कम्युनिटी एंड मेंबर्स, प्रैक्टिस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर द कम्युनिटी इशू। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, कि कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, मेरी बात समझना, कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं एंड वो मिल के इन सब टॉपिक से बात करते हैं। जैसे कि मान लो कोई कहीं पे किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो जैसे सभा है, तो सभा में कई सारे लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं कि यार ये गलत हुआ है, इस चीज के ऊपर कानून बनाना चाहिए, कुछ रूल बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं करेंगे अब हम लोग। तो ऐसे आपको कई सारी सभा, समिति और साथ ही साथ गण देखने को मिलते हैं। क्या गना? अब गना क्या होता है, गना के बारे में अभी आपको समझाऊंगा। जैसे महाजनपद जो काल था, अभी तो इसी की बात थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको, महाजनपद की बात। तो अभी इसको देख लो, इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आम जनता है, आम जनता मिलके पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है आपको किसमें, गवर्नेंस में। यानी कि गवर्नेंस क्या होता है, कि चीजों को कैसे मैनेज करा जाएगा,
कैसे चीज़ों पे पैसे को एक्सपेंडिचर होगा, कैसे पैसे का खर्चा होगा, ये सब पहले आम जनता मिलके करती थी। ऐसी कई सारी सभा और समिति आपको देखने को मिलती है। अब रिज़ॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू द कॉन्सेंसस एंड डायलॉग, यानी कि अब इस समय आपको क्या, जितने भी आपके डिस्प्यूट्स होते थे, लोग मिलके बैठते थे, लोग इस पे डिबेट करते थे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है और फिर एक प्रॉपर डिसीज़न लिया जाता था इन सब पे। फॉर एग्जाम्पल अब बात यहाँ पे जैसे हो रही है सभा के बारे में, असेंबली ऑफ एल्डर एंड वाइज पीपल, यानी कि सभा क्या होती थी, बड़े बूढ़ों की सभा। जैसे दिख रहा है आपको सभा समिति, दिख रही है सभा, जैसे कई सारे लोग बैठे हैं और ये सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं यार कैसी चीज़ को कैसे करना है। और इसके इस जैसे मान लो कहीं किसी के साथ चोरी हो गई, किसी घर में चोर को पकड़ लिया, अभी लोग डिसाइड कर रहे हैं कि चोर के साथ क्या करना चाहिए, क्या उसको छोड़ देना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए या उसको कोई कौन सी सजा देनी चाहिए, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको निकल के आता है यहाँ पे समिति, लार्ज असेंबली ऑफ अ कॉमन पीपल। अब समिति क्या होती है, कॉमन लोग, आम जनता की काफी बड़ी असेंबली, और यहाँ पे आम जनता क्या कानून बनाती थी और नियम कायदे देखती थी। ठीक है, मिलके यहाँ पे नियम कायदे बनाए जाते थे। साथ ही साथ निकल के आता है आपका इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि जो आपकी सभा समिति एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है आपके कहाँ पे, एंशिएंट इंडिया में। वहीं अगर आप हायर क्लासेस में जब जाके पढ़ोगे ना, तो आपको ये सभा समिति दोनों का वर्णन, यानी कि दोनों के बारे में आपको कहाँ डिस्कस करने को मिलेगा, वैदिक एज में। वैदिक एज में आपको इन लोग के बारे में पता चलता है। जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको सभा देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस सभा का हिस्सा वुमेन्स भी हुआ करती थी। एक टाइम था जहां पे वुमेन्स भी सभा का हिस्सा यानी सभा का पार्ट हुआ करती थी। उसके बाद निकल के आता है गणसंघ। क्या निकल के आता है आपका, गणसंघ। अगर मैं बात करूं, गना वॉज असेंबली और रिपब्लिक इन एंशियंट इंडिया। गना क्या थी, एक असेंबली आपको देखने को मिलेगी और रिपब्लिक इन एंशियंट इंडिया। पीपल एक्टिविटीवली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, यानी कि जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते थे। साथ ही साथ लीडर्स वर चूजन कलेक्टिवली बाय द मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो आपका लीडर है वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। यानी कि जितने मेंबर्स हैं किसी, क्या बोलते हैं, किसी गना के, वो सब क्या बोलते हैं, अपना एक लीडर चूज करते थे। साथ ही डिसीजन मेड थ्रू द डिस्कशन एंड कंसेंसस, यानी कि यहाँ पे कई सारे डिसीजन देखने को मिलेंगे आपको, और डिसीजन मिल के बनाए जाते थे, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीजें मिल के करी जाती थी एंशिएंट इंडिया में। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, अभी जब आप हिस्ट्री कभी पढ़ोगे, आपने कभी महाजनपद पीरियड पढ़ा है, महाजनपद। एक्चुअली क्या होता है ना, ऋग वैदिक एज यानी वैदिक एज में आपको देखने को मिलेगा, आफ्टर लेटर वैदिक एज आपको देखने को मिलता है कई सारे आपके जनपदों का फॉर्मेशन होता है, यानी यही जनपद आपके महाजनपद में तब्दील हो जाते हैं। यानी क्या, ये जनपद आपको महाजनपद में देखने को मिलते हैं। अभी मेरी बात जान लो, ये आपके क्लास के एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एंशिएंट रूट कैसे निकल के आते हैं। अभी महाजनपद में आपके टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे, अप्रोक्स कितने, 16 महाजनपद हुआ करते थे। एंड इन दी 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेगा कुछ महाजनपद आपके थे रिपब्लिक, जिनको हम क्या बोलते हैं, गना, और कुछ थे आपके मोनैर्कियल। अब मोनैर्कियल और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस निकल के आता है मैं आपको समझाता हूँ। मोनैर्कियल मतलब क्या होता है, जहां पे एक ही इंसान सारे नियम कायदे या सारे नियम बनाता है और उसका बेटे आगे चलकर उसका बेटा ही राजा बनता है। यानी कि जहां पे एक ही बंदा सारे कानून बनाता है, सारी चीजों को मैनेज करता है, यहाँ पे आपको एक ही राजा, सिंगल रूलर देखने को मिलता है आपको, जो आपकी सारी चीजों को मैनेज करता है, जो ही सारे डिसीजन बनाता है और उसी के सारे डिसीजन मान्य होते हैं, और आगे चल के आपका इसी का ही बेटा वही रूलर बनता है। यानी कि आपको एक हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि एक हायरार्किकल फॉर्म देखने को मिलेगा जहां पे बेटे का ही बेटा राजा बनेगा। अब उसके बाद बात करी जाएगा रिपब्लिक फॉर्म, यानी रिपब्लिक जो आपके महाजनपद थे, इन रिपब्लिक महाजनपद में आपका एक महाजनपद निकल के आता है वज्जी। अब वज्जी के बारे में बात करूं मैं, जैसे कई सारे 16 महाजनपद थे, इनमें से एक महाजनपद था आपका मगध। मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जो वज्जी है, अगर मैं वज्जी के बारे में यहाँ बात करूं आपसे, तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो वज्जी है, वज्जी महाजनपद में आपके 8 गणसंघ देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कई सारे लोग कलेक्टिवली मिलकर डिसीजन बनाते थे, यानी कि कई सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते थे। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कई सारे लोग मिलकर अपना एक लीडर चूज करते थे सबसे पहले तो। और लीडर क्या बोलते, आपको हायरार्किकल बेसिस पे नहीं होता था, अगर वो अच्छा काम करेगा तो लीडर बना रहेगा, नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे। यानी कि कई सारे लोग मिलकर अपना एक लीडर चूज करते थे। यही तो डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा।
डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि कई सारे लोग मिलकर अपना लीडर चूज करते हैं। यहीं पे आपको एक मेंबर्स की एक असेंबली हुआ करती थी। कई सारे लोगों की, कई सारे पावरफुल लोगों की एक असेंबली होती थी, वो अपना लीडर चूज करते थे। ऐसी फॉर्म ऑफ असेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है एंशिएंट इंडिया में। यानी कि विलेज असेंबलीज मैनेज लोकल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जो विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, जो आपकी विलेज असेंबली हुआ करती थी, वो लोकल काम या गांव के लेवल पे जो भी चीजें छोटी मोटी चीजें हुई हैं, जैसे कि मान लो शादी ब्याह का कोई, यानी किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है गांव में, या चोरी वगैरह कुछ हुई है, तो ये सब चीजें आपकी विलेज असेंबली मैनेज करती थी। रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू कंसर्न्स एंड डिस्कशन। यानी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है, उस सब प्रॉब्लम पे ये लोग प्रॉपर डिस्कस करते थे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, फिर उसको इंप्लीमेंट करते थे। साथ ही विलेज पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यानी कि विलेज क्या प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे यहाँ पर। साथ ही प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू एट ए ग्रास रूट लेवल। यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज देखने को मिलेंगी एट ए ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल जैसे कि यानी कि यहाँ पे कॉमन जनता, आम जनता मिलकर अपने ओपिनियन दे सकती थी। यानी कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अपने ओपिनियन नहीं दे रहे हैं कई सारे मिलके, आम जनता आके यहाँ पे अपने ओपिनियन दे रही है और लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, कई सारे लोग मिलके, जैसे आपको दिख रहे हैं कई सारे ऐसे विलेज के सीनियर लोग बैठे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं लोग। यहाँ पे दो लोग देखने को मिल रहे हैं आप लोग को, ये दोनों लोग, इन लोग के बीच में कोई डिस्प्यूट और ये लोग यहाँ पे कई विलेज के जो सबसे सीनियर लोग हैं डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वुमेन्स भी देखने को मिलेंगी कि वुमेन्स भी इसका हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एंशियंट टेक्स्ट सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। यानी कि आपको ऐसे कई सारे एंशियंट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जैसे कि ऋग्वेदा। अब मैंने आपको बताया सभा, जो आपकी सभा है उसका वर्णन, यानी कि उसके बारे में आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ऋग्वेद में। कहां पे, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको देखो अष्टधानी, जो आपकी अष्टधानी है। साथ ही आपकी दीघ निकाय, भगवती सूत्र, अथर्ववेदा, महा महावज्ञा। साथ ही साथ आचार्य आचार्य सूत्र, अचांग सूत्र। यानी कि ये सारे कुछ एंशियंट टेक्स्ट है जिनके थ्रू आपको क्या डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के बारे में पता चल रहा है कि एंशियंट इंडिया में आपको इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, इस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। कहां पे, एंशियंट इंडिया में, यानी प्राचीन इतिहास में, यानी पुराने टाइम में। उसके बाद निकल के आता है लच्छवी रिपब्लिक। अब लच्छवी क्या है, लच्छवी एक क्लैन था। लिच्छावी क्या था, लिच्छावी एक क्लैन था। अब ये क्लैन कहां पे था, वज्जी में। वज्जी महाजनपद समझ में आया मेरी कहानी, मैंने क्यों पढ़ा है तो महाजनपद के बारे में भी थोड़ा सा आपको, कि वज्जी महाजनपद में आपको लच्छावी क्लैन देखने को मिलता है। जिस क्लैन के बारे में बात करूं, 7007, यानी कि 7007 गनास एंड न्यूमरस डेमोक्रेटिक असेंबलीज आपको यहां पे देखने को मिली। यानी कि यहां पे आपको कई सारी डेमोक्रेटिक असेंबलीज देखने को मिलती है, जहां पे इलेक्टेड गणम, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा, इलेक्टेड गण प्रमुखा, चीफ इलेक्टेड बाय द असेंबलीज। यानी कि यहाँ पे आपको गणम प्रमुखा, जो आपका गणम प्रमुखा है, जो आपका एक लीडर है, किसके द्वारा, इस असेंबली के थ्रू इस लीडर को चूज करा जाता था। साथ ही साथ आपको निकल के आता है क्या, सतंगारा, सतंगारा अ सेंट्रल असेंबली हॉल फॉर डिस्कशन। यानी सतंगारा एक प्लेस देखने को मिलेगी, एक असेंबली हॉल था जहां पे कई सारे लोग मिलकर डिसीजन, यानी कि आप बोल सकते हो जहां पे कई सारे लोग मिलकर डिसीजन लिया करते थे, एक असेंबली हॉल था। ओके, जहां पे कई सारे लोग गैदर हो रहे हैं एंड अपने डिसीजंस ले रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे आपको निकल के आता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कितनी तरह की डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपका एक निकल के आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताऊं अगर आपको, देखिए, जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यहां पे क्या बोलते, लोग, यहां पे लोग अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, लोग जैसे चाहते हैं उस हिसाब से कानून बनता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग आके डायरेक्टली कानून बनाते हैं, यानी कि यहां पे आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव देखने नहीं मिलेगा। यानी कि यहां पे या तो लोग देखने को मिलते हैं ऐसे पीपल, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे पीपल,
क्या रिप्रेजेंटेटिव आता है इनके बीच में? नहीं। नो, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेगा। और सीधे ये लोग क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली लॉ बनाते हैं। यानी कि बीच में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा कि लोग डायरेक्ट अपने हिसाब से लॉ बना रहे हैं। वहीं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के बारे में तो मैं तब से आपको पढ़ा ही रहा हूं। इंडिया में भी आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, जहां पे आपको बीच में रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं आपके, जो जो भी हमारे एमपी विधायक ये लोग होते हैं। और ये लोग हमारे बिहाफ पे, हमारे वेलफेयर के लिए यहाँ पे कानून बनाते हैं। और लेकिन ये देखो, ये जो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये लोग ये चीज वहां पे काम कर सकते हैं जहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है। लेस पॉपुलेशन वर्क इन अ लेस पॉपुलेटेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको कहां देखने को मिलेगी, आपके घर के आसपास, आपके टाउन में। मतलब साथ ही साथ जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, आपके जो टाउन है या पे आप जहां भी कोई सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी का एक लीडर होता है। सोसाइटी का लीडर कौन बनता है, आम जनता ही। आम जनता ही मिलके क्या बोलते हैं, एक सोसाइटी का लीडर लेकर आती है, वही आम जनता जो बोल रही होती है वही कानून बन जाता है। यानी कि जो आम जनता चाहेगी उसी हिसाब से कानून बनेगा आपकी सोसाइटी का। लेकिन जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये काफी बड़ी, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फेल कर जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे वर्क करती है जहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि इंडिया। हमारी क्या वर्ल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री हमारी। तो यहाँ पे आपको कैसी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। सेम चीज आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि डायरेक्ट सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जैसा मैंने अब बताया आपको। जो सिटीजन है, सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। वही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि सिटीजन्स जो है इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न देयर बिहाफ। यानी कि जो सिटीजन्स है वो अपने हिसाब से क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो उनके बिहाफ पे गवर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में देखने को मिलेगा आपको ये चीज। वही मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेटीज डेमोक्रेसीज फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि आपके मॉडर्न फॉर्म में, यानी कि आज के आज के टाइम पे यानी प्रेजेंट डे सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज के समय आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आपको एक टाइम था जहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती थी। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे यानी सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, पीपल वोट ऑन द लॉ एंड पॉलिसी विदाउट इंटरमीडियरीज। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता था कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे, बीच में आपको कोई इंटरमीडियरीज नहीं देखने को मिलेगा। यानी इंटरमीडियरीज कोई भी देखने को नहीं मिलता। जैसे एग्जांपल आपका एमपी एमएलए, जिसको आप वोट कर रहे हो, फिर वो आपके बिहाफ पे वोट मांग रहा है। लेकिन पहले ऐसा था कि क्या बोलते हैं, लोग डायरेक्टली पॉलिसीज को बनाते थे, प्रैक्टिकली ओनली इन स्मॉल कम्युनिटी। यानी कि जो आपकी स्मॉल कम्युनिटी है उसी में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि आपकी जो स्मॉल कम्युनिटी है, स्मॉल लोगों का जो गुट है, वहां पे ये चीज प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी सोसाइटी में एक बार कोई प्रैक्टिस हो सकता है। लेकिन पैन इंडिया लेवल यानी पूरे इंडिया में आपको ये चीज पॉसिबल नहीं है। यानी कि विथ लिमिटेड पॉपुलेशन। यानी कि एग्जाम्पल एंशियंट एंथीज का, ये ग्रीक का एक सिटी था, ग्रीक का एक सिटी था। सत्य स्विस स्विस कैंटोन्स। और एग्जांपल टाउन मीटिंग्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टाउन मीटिंग। ओके, रेफरेंडम एंड पब्लिक कंसल्टेशन। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम की अगर मैं बात करूं तो रेफरेंडम क्या होता है, सिटीजन वोट डायरेक्टली ऑन अ स्पेसिफिक लॉ एंड पॉलिसीज। रेफरेंडम क्या होता है, जहां पे लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, जहां पे जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली वोट फॉर द स्पेसिफिक लॉ एंड पॉलिसीज। एंड पब्लिक कंसल्टेंस क्या होता है, पब्लिक गवर्नमेंट सीक सिटीजन ओपिनियन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। यानी पब्लिक कंसल्टेशन और रेफरेंडम्स कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, तो रेफरेंडम्स क्या होता है, जहां पे सिटीजन डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने लॉ को पॉलिसी वोट फॉर डायरेक्टली। यानी कि सिटीजन डायरेक्टली वोट करते हैं अपने लॉ बनाने के लिए। वहीं जो आपके जो गवर्नमेंट है, पब्लिक कंसल्टेशन में आपको गवर्नमेंट सीक सिटीजन फॉर द ओपिनियन बिफोर मेकिंग लॉ। यानी कि सरकार कानून बनाने से पहले जनता की आम सहमति, यानी कि कंसल्ट लेती है किससे, आम जनता से। लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन है वो डायरेक्टली वोट करते हैं अपने कानून के लिए। ओके, These method ensure people voice is heard directly in important issues। यानी कि आपको देखने को मिलेगा इसके थ्रू जो आपके समझ में आएगा
कि आम जनता क्या चाहती है इस लॉ के लिए। आपको समझ में आएगा कि व्हाट कॉमन पीपल वांट। ओके, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। यानी कि अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सिटीजन है, सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ऑन देयर बिहाफ। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया है, अभी तक मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो समझा है, जहां पे आपके क्या एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। अभी तक इतना तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव समझाया है यार, इतना तो समझ में आ गया होगा ना रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। तो इस चीज को एक बार रीड कर लो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक डिसीजन। और यानी कि इलेक्शन इंश्योर अकॉर्डेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव टू देयर पीपल। मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज फॉलो द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम। ये तो मैंने आपको बताई है कि जहां पे लोग अपने लीडर को चूज करते हैं और लीडर उनके बिहाफ पे काम करता है। सिंपल, बस इतना ही याद रखिए। उसके बाद आपका निकल के आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब लास्ट टॉपिक आपके हम जा रहे हैं, हम लोग चैप्टर एंड की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। थोड़ा सा है, ज्यादा लेंदी नहीं है अब थोड़ा सा। अब आपका दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल के आता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पे प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे क्या आपका देश का प्रधानमंत्री आपका हेड है। साथ ही एग्जीक्यूटिव द रिस्पॉन्सिबल ऑन द लेजिस्लेचर, यानी एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर यानी कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं वो क्या कानून बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्टेज इन पावर ओनली द विथ मेजोरिटी सपोर्ट, यानी कि आप लोग को देखने को मिलेगा अगर किसी की सरकार की मेजोरिटी सीट गिर जाती है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको कोई फिक्स टेन्योर देखने को नहीं मिलता। फिक्स टेन्योर है 5 साल का, लेकिन अगर उससे पहले ही अगर सरकार की मेजोरिटी सीटें कम हो जाती है, यानी कि उसके मेजोरिटी सीटें कम हो जाती है, तो सरकार हटा दी जाती है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो आपके पास होनी चाहिए मेजोरिटी ऑफ सीटें, यानी मेजोरिटी सीट्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हम जिसको बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एडवांटेजेस क्या निकल के आते हैं, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल गवर्नेंस, यानी कि आपके ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी यानी एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वहीं अगर आप बात करूं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट, यानी कि आपके स्टेट का हेड कौन है, आपका प्रेसिडेंट, वहीं आपके गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर, यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है किससे सिलेक्ट होता है, आपके लेजिस्लेचर के थ्रू। वहीं प्रेसिडेंट हैज फिक्स टेन्योर एंड कैन नॉट बी रिमूव बाय नो कॉन्फिडेंस वोट, यानी कि यहाँ के प्रेसिडेंट को देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका फिक्स टेन्योर है, यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट 5 साल सर्व करेगा ही करेगा और उसको यहाँ पे हटाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ एडवांटेजेस, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे 5 साल तक सरकार को नहीं हटाया जा सकता। वहीं जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर वहां पे आपकी सरकार के पास मेजोरिटी ऑफ सीटें नहीं है, तो सरकार को आसानी से गिराया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार के पास मेजोरिटी है तो उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। ओके, अब निकल के आता है पार्लियामेंट्री, ये आपको शॉर्ट में दिया है, जहां पे हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे हेड कौन है, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट। सिलेक्शन चूजन फ्रॉम लेजिस्लेचर, इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। साथ ही अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, नो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिमूवल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आप यहाँ पे कर दोगे, तो उसके थ्रू आप प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हो पावर से, लेकिन यहाँ पे कोई रिमूवल आपको देखने को मिलेगा, आपको फिक्स टेन्योर देखने को मिलेगा किसका, प्रेसिडेंट का। सेपरेशन लिमिटेड, सर ये सेपरेशन स्ट्रॉन्ग। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल इंडिया, कनाडा एंड यूके, इसका एग्जाम्पल निकल के आता है यूएसए। ओके, अब बात करें चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब क्या चैलेंजेस निकल के आते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि भारत की डेमोक्रेसी में हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो, हम बोलते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस क्या निकल के आता है, सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में एक सोशल इनइक्वालिटी है, मानते हैं ना सब, कि आपको यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, क्लास बेस्ड, जेंडर बेस्ड, इनकम डिस्पैरिटीज, कई सारे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
हमारा देश आज भी एक वैसा देश है जहाँ पे आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। हाँ, आप सब सोचते हो कि आप सब स्कूल में हो, आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आप सोचते होंगे यार नहीं सर ऐसा क्या बोल रहे हैं, कहीं पे भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा होता है। आज भी जब आप इंडिया के विलेजेस में जाओगे, आप देखोगे, यू विल नोटिस कि यहाँ हमारे देश में आज के समय भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है आज के समय भी। और साथ ही साथ आपको इनकम डिस्पैरिटीज भी देखने को मिलेगी। जो पावरफुल है, जो रिच है वो पावरफुल है, जो पुअर है वो वीक है। साथ ही इलिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी लैक ऑफ नॉलेज अबाउट राइट एंड ड्यूटीज। अब आप लोग को देखने को मिलेगा कि हमारे देश में लोगों के पास लेस एजुकेशन यानी पीपल को इतना एजुकेट नहीं करा गया है। यानी कि आपको एक चीज बताऊं मैं, आप जितने ज्यादा एजुकेटेड होगे सरकार उतनी ज्यादा आपसे डरेगी। बिकॉज अगर आप एजुकेटेड हो, आपको आपके राइट्स पता है, आपको पता है कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके राइट्स क्या है, तो सरकार तो जाहिर सी बात है ना आपसे डरेगी। पुलिस वाला भी आपसे डरेगा अगर आपके पास पता है कि कानून क्या बोलता है, कानून आपको क्या चीजें, क्या अधिकार देता है ना? साथ ही साथ निकल के आता है करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा कि वीकनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई साल काफी करप्शन होता है। आप देखते हैं, आए दिन आप देखते रहते होंगे कि इस व्यक्ति के पास, आप क्यों देखते हैं कि हमारे देश में जो विधायक है उनके पास कितना पैसा है। आप देखते हैं फॉर्च्यूनर चल रहे होते हैं, 4-5 गाड़ियाँ चल रही होती है। इतना ये सब डू यू थिंक गाइस कि ये सब उनका फेयरली कमाया हुआ पैसा है? वो लोग करप्शन नहीं करते? नहीं, दे डू करप्शंस, दे डू अ लॉट ऑफ करप्शंस। इवन आप कभी भी ऐसे देखोगे ना किसी नेता को या कहीं पे भी आप यूट्यूब पे देखोगे, यू विल फाइंड आउट कि यार इन लोग की लाइफ़स्टाइल कितनी अच्छी है। ब्रो, उन लोग की लाइफ़स्टाइल इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि वो आपके टैक्सेस के पैसे को खुद ही पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ना कि वो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। ओके? साथ ही आपको देखने को मिलेगा कास्टिज्म, जैसे हमारे देश में आपको कास्टिज्म देखने को मिलेगा। साथ ही कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, डिवीजन ऑफ फोर्सेस, यानी आपको देखने को मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में हमारा देश डिवाइडेड है। आज के समय भी हमारे देश में आपको हिंदू मुस्लिम देखने को मिलेगा। लोग बोलते हैं कि ही इज एन हिंदू, इससे दूर रहो। लोग बोलते हैं मुस्लिम है, इससे दूर रहो। ऐसी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन कभी भी आपको ये सब चीजें नहीं करनी, बिकॉज यू आर अ वेल एजुकेटेड चिल्ड्रंस। ओके, आपको हमेशा आपके पेरेंट्स ने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ पाओ। ओके, तो ट्राई करना सोसाइटी में आप एक अच्छी इंसान बन के आओ कि आप कभी ये सब चीजें ना करो। साथ ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द इलेक्शन, यानी कि आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी नीड कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो लोग हैं आज के समय, आप देखते नहीं हो कि जब इलेक्शंस आते हैं लोग इवन ऐसे अपने लोग देखोगे कि यार हमारी एक वोट से क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। भाई फर्क पड़ता है। आपका एक सिंगल सा वोट बहुत फर्क डाल सकता है चीजों पे। अगर आपका एक सिंगल सा वोट इतना हो सकता है कि वो किसी इंसान की कंप्लीटली लाइफ चेंज कर सकता है। यू हैव दैट पावर ऑफ दैट वन वोट। अपने वोट की वैल्यू करो। लोग इस अपने वोट की वो वैल्यू नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इस एक वोट से क्या पड़ेगा। अगर आप डेमोक्रेसी में एंगेज नहीं होगे तो कैसे वर्क करेंगी चीजें? तो ये एक फैक्टर निकल के आता है कि अगर लोग ही इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कैसे चीजें वर्कआउट करेंगी। साथ ही साथ निकल के आता है सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी, यानी कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लिमिट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल वॉइस। यानी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी कैसे देखने को मिलती है आपको यहाँ पे इंडिया में? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लीडर है, वो पर्टिकुलर कास्ट से जीत गया, मान लीजिए यानी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, एंड यू विल फाइंड आउट कि वो अपनी कास्ट के लोगों को ही सपोर्ट कर रहा है। और उसी कास्ट के लोग वहां पे एकदम किसी से डर नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा लीडर है ऊपर, वो हमें बचा लेगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। साथ ही क्लास डिवाइड देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज क्रिएट अनइक्वल एक्सेस टू पावर। अब आपको देखने को मिलेगा जो रिच बंदा है, जो पैसे वाला इंसान है, आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीजें, अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुद ही यूटिलाइज कर रहा है। देख रहा है कि घर में भाई 3-3 4-4 एसी लगा रहा है, वहाँ गरीब के घर में एक भी एसी नहीं है। वो अपने आप को अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि अपने कैसे भी करके मैं टैक्स बचा लूँ एंड लोगों तक ये सब पैसा ऐसा ना पहुँचे। तो आपको देखने को मिलेगा क्लास बेस्ड डिवीजन, यानी कि जो पावरफुल है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज़ को यूज़ कर पा रहा है। जो कम पावरफुल है, जो कम क्या बोलते हैं, कम जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, वो रिसोर्सेज़ के बेसिक फूड के लिए भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जेंडर गैप, यानी कि वुमन फेस बैरियर्स इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यानी कि आपने कितने लोगों ने देखा है कि वुमेन्स पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रही हैं, कितने लोगों ने सपोर्ट करते हैं। आई नो दे आर नॉट इवन सेफ इन अ कंट्री, हाउ दे कैन बी अ पॉलिटिकल लीडर। वेरी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बीइंग अ वुमन, कि आप पॉलिटिकली इतने ज्यादा वेल एस्टेब्लिश हो गए, इतने ज्यादा
वो हो गए कि हाँ, आप देश को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। आई एम कंप्लीटली इन फेवर ऑफ वुमेन्स की हाँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ कोई ना कोई वुमन हो, कोई ना कोई ऐसी लड़की निकल के आए कि पॉलिटिकली देश को कंप्लीटली हिला के रख दे। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे देश के नेता लोग या फिर जितने ऊपर कुर्सी में बैठे हैं, वो इस चीज़ को इतनी आसानी से होने नहीं देंगे बिकॉज़ दे नो कि वुमेन्स को अगर पावर देना तो उनकी बैंड बज जाना। समझ रहे हो? सर ये इनकम इनक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, एक इनकम इनक्वालिटी, वेल्थ कंसंट्रेशन, अनइन्फ्लुएंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि आपको इनकम इक्वालिटी देखने को मिलेगी, यानी कि आपको देखने को मिलता है रिच और रिच होते जा रहे हैं, दे नो हाउ टू मेक मोर मनी एंड वो पैसे को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। पुअर और करीब होते जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, जो टैक्स आ रहा है खुद पे यूटिलाइज कर ले रही है, गवर्नमेंट पे लोगों पे वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई सारे आपको लिमिटेशंस निकल के आते हैं एंड ये लिमिटेशंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। जैसे लैक ऑफ राइट्स अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि सिटीजंस डोंट नो अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको समझाया। साथ ही आप देखने को मिलेगा ड्यूटीज अननोन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज रिमेन अनफेमिलियर, यानी कि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी ड्यूटीज क्या है। ड्यूटीज यानी कि हमारे क्या काम निकल के आता है, हमारे क्या कार्य होते हैं। हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज होती हैं, जब हमें कुछ राइट्स मिलते हैं हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं कि हम अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। अब ये थोड़ी ना कि सरकार, हमने गवर्नमेंट को चूज कर लिया है तो हमारी तो सरकार ही हर एक चीज को साफ रखेगी, हर एक चीज को सैनिटाइज रखेगी। नहीं, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि हम कचरा ना फैलाएं, कुछ भी खा रहे हैं रैप करके अपने बैग में रख लें, ना कि उसको रोड पे फेंक दें। वी ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज, ओके। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इग्नोरेंस, यानी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्रूवली अंडरस्टूड। साथ ही साथ देखने को मिलेगा वल्नरेबल मिसफॉर्चुनेशन, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस लीड टू मैनिपुलेशन, यानी कि आपको देखने को मिलेगा अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपको कोई भी मैनिपुलेट कर जाएगा इजीली, कोई भी व्यक्ति आएगा वो मैनिपुलेट कर जाएगा, कोई पुलिस वाला आएगा आपको मैनिपुलेट करके चले जाएगा कि हाँ तुमने रूल तोड़ा, अब तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद निकल के आता है करप्शन, कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म। करप्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि मिस यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड पर्सनल गेन के लिए वीकनिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट। अब करप्शन क्या होता है, लोग अपनी पावर का मिस यूज करते हैं एंड किसी ना किसी गलत तरीके से पैसे कमा लेना। करप्शन वही होता है कि पैसे का हिसाब ना देना। पैसा आप जैसे मान लीजिए किसी सरकार से लोग आईएएस ने किसी ने पैसा लिया, अब उसने उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करा, अपने पास रख लिया। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा करप्शन में क्या, आपने टैक्स बचा लिया, तो वो बचा हुआ पैसा जो आपने पास रखा है, जो आपको टैक्स देना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो आपके ऊपर अप्लाई होता, तो आपने वो अपना पैसा पास बचा के उस पैसे को क्या करप्ट ब्लैक मनी के फॉर्म पे काउंट होगा। कास्टिज्म देखने को मिलता है, यानी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी एंड क्रिएट सोशल डिवीजन। साथ ही कम्युनलिज्म, यानी कि पॉलिटिकल बेस्ड रिलीजन डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे आपको रीजन डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एक पर्टिकुलर रीजन, यानी कि आपको आज भी देखने को मिलता है कि देश में आपको पॉलिटिकल डिवाइड देखने को मिलता है। जब भी आप न्यूज चैनल खोलते हो आप देखते हो कि एक चैनल दिखा रहा होता है कि कैसे मुस्लिम देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं और हिंदू क्या क्या कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम्स आर नॉट गुड फॉर कंट्री एंड ऑल ऐसा, ये सब बहुत सारा हेट फैलाते हैं हमारे देश में, मैंने देखता हूँ। तो कम्युनिज्म में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कि आपको रीजनल बेसिस पे चीजों को डिवाइड कराया जाता है, डिवाइड एंड रूल, जो आज से हजारों साल पहले ब्रिटिशर्स कर गए थे, वो चीजें आपको कभी ना कभी आज के समय में भी देखने को मिलती है। अब बात की जाए डेमोक्रेटिक सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि आपको कहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। वहीं आपकी यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी कि प्रेसिडेंशियल प्लस प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। वहीं रशिया में आपको क्या देखने को मिलती है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, यानी कि काफी पावरफुल। साथ ही कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, यानी कि आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ, कनाडा में देखने को मिलती है। तो ये चीजें इन कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस कभी एग्जाम में पूछ रहे हैं आपको तो आपको पता हो। उसके बाद विद दैट हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। कुछ की टर्म्स हैं एंड इस की टर्म्स को आप अपने एनालाइज देख लेना। ये सारे की टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो विद दैट आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी चीज हो, कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसा टॉपिक लगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट अबाउट ओनली अबाउट सिविक्स, अगर आपको ज्योग्राफी का कोई पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको हिस्ट्री का कोई पोर्शन समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं इवन आपको हर एक चीज ट्राई करूंगा कि मैं अगला जब भी वीडियो लेकर आऊं या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछो, तो मैं अगला जब भी वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं आपका डाउट कैटर कर दिया करूंगा हमेशा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा एंड फिर मिलते हैं। ओके, एंजॉय योर जर्नी।